अब ये 10वां क्वेश्चन देखो बेटा। इसके अंदर हमें फंक्शन क्या दे रखा है? फंक्शन दे रखा है हमें एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ए प्लस ए की पावर एक्स प्लस में ए की पावर ए, जहाँ पे ए जो है वो एक चर है ना। यहाँ पे देखो नियत लिखा हुआ है, नियत मतलब फिक्स। ए जो है वो एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है। और एक्स जो है वो भी एक वैल्यू, लेकिन वो जीरो से बड़ी है, वो फिक्स नहीं है। जो चीज़ फिक्स नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम चर बोलते हैं। और जो चीज़ फिक्स होती है वो होती है हमारी अचर पद। तो ए तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, यानी अचर पद है। और एक्स जो है वो हमारा वेरिएबल है, चर है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए का डेरिवेटिव बताओ तो वो तो होगा शून्य। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स का डेरिवेटिव बताओ तो वो होगा 1। अब कई बच्चों के मन में ये सवाल आएगा कि सर ए भी एक अंक है और एक्स भी एक अंक है। फर्क ये है कि ए जो है वो एक फिक्स अंक है, जबकि जो एक्स है वो फिक्स अंक नहीं है, उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है लेकिन फिक्स नहीं है। तो ये भी अंक है सर जी, ये भी अंक है, तो इसका डेरिवेटिव शून्य आ रहा है, इसका डेरिवेटिव बना रहा है, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन बताता हूँ भाई। इसका रीजन छुपा है डेरिवेटिव की डेफिनेशन में। डेरिवेटिव होता क्या है? डेरिवेटिव होता है ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल। जैसे मैंने आपसे पूछा कि ए का डेरिवेटिव बताओ, तो ए क्या है? कोई एक फिक्स अंक है। जैसे मान लो कि ए की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो ए बराबर अगर 3 है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? आपके आंसर इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, है ना। अगर ए की वैल्यू 3 है तो वाई बराबर 3 का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रेखा का डेरिवेटिव बताइए, अवकलन बताइए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस रेखा पर अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं तो उस पॉइंट पर बनने वाली स्पर्शरेखा की ढाल कितनी होगी? बताना जरा। तो आप कहेंगे सर इस रेखा पे अगर आप कोई पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट पर बनने वाली स्पर्शरेखा की ढाल कितनी होगी? शून्य होगी, है ना, क्योंकि ये रेखा एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल में आ रही है? 0 डिग्री। तो इस रेखा की ढाल कितनी होगी? 0 डिग्री हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव पूछूं, एक्स का डेरिवेटिव, तो वो 1 इसलिए होता है क्योंकि अगर आप वाई बराबर एक्स का ग्राफ बनाएंगे, वाई बराबर एक्स का ग्राफ बनाना, वाई बराबर एक्स का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये रेखा एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? आपके साथ 45 डिग्री। और टेंजेंट 45 डिग्री पे कितना होता है? 1। इसी कारण एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है और किसी किसी अंक का डेरिवेटिव 0 होता है। समझ में आ गई बात? ए जो है वो फिक्स संख्या है, इसलिए वो क्या हमारे एक अचर पद। जबकि एक्स जो वो फिक्स संख्या नहीं है, इसलिए वो हमारा क्या है? चर, वेरिएबल। और वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 होता है बेटा। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। अचर पद का डेरिवेटिव 0 होता है। ये डाउट क्लियर हो गया? अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले मैं इस फंक्शन को वाई बराबर मान लेता हूँ। वाई बराबर एक्स की पावर एक्स प्लस में एक्स की पावर ए प्लस में ए की पावर एक्स प्लस में ए की पावर ए, ठीक है। अब देखिए, चर की घात चर है तो इसको हम इस रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि चर की घात अंक है और उसका डेरिवेटिव हमें ज्ञात करना आता है पावर डाउन वन लेस वाले तरीके से। तो इसको नहीं लिख रहा हूँ। अगर आप इसको ई लॉग वाले तरीके से लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। इसका हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है ना, इसका डेरिवेटिव ज्ञात करने का डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। सेम चीज़ के साथ अंक की पावर चर, इसका भी डायरेक्टली फॉर्मूला डेरिवेटिव ज्ञात करने का, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। और ये तो अंक है हमारा, बेसिकली अंक की घात, अंक तो बेसिकली एक अंक ही है और इसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसको भी ई लॉग के तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इसको मिल सकता हूँ ई एक्स गुणा log एक्स, ठीक है। और ये सारा का सारा सेम लिख दिया भाई। अब दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? ई की पावर समथिंग, ठीक है। फिर इस समथिंग का भी डेरिवेटिव, तो पहले वाले का डेरिवेटिव 1, दूसरा सेम, प्लस में पहले वाला सेम और दूसरे वाले का डेरिवेटिव, कुछ ऐसा हो गया। अंक चर की घात अंक, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? पावर डाउन वन लेस। अंक की घात चर, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव सर सेम टू सेम होता है, लेकिन इसका जो आधार है उसके साथ लोग चिपका कर गुणा करते हैं और उसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव के साथ इसकी गुणा करते हैं। अब इसकी पावर एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो उसको लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब ये एक अंक है, अंक का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया? ये आ गया जी हमारे पास। ये कहाँ से आया था आपके आंसर? ये और ये सेम चीज़ है। ये आया था इसको मॉडिफाई करने पे, ये आया था इसको मॉडिफाई करने पे। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ एक्स की घात एक्स, और अंदर वाले तो सेम का सेम लिख दो, log एक्स प्लस में, यहाँ पे एक्स से एक्स कट जाएगा 1, प्लस में ए एक्स ए माइनस 1 प्लस में ए एक्स गुणा log ए, है ना। और जीरो को तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ गई?
यहाँ पे हमें जो मेन चीज़ सीखनी थी ना वो ये थी कि भाई ए का डेरिवेटिव शून्य क्यों होता है जबकि एक्स का डेरिवेटिव 1 क्यों होता है, ये चीज़ सीखने की जरूरत थी। और ऐसा क्यों होता है क्योंकि इनका ग्राफ में फ़र्क है ना भाई। जैसे ए कोई एक अंक है तो उसका ग्राफ बनता है ऐसे स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, और एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी रेखा बनेगी तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, शून्य होगा। और जो एक्स है उसका ग्राफ बनता है इस तरीके से टेढ़ा 45 डिग्री के एंगल पे, तो उसका डेरिवेटिव 1 ही होना है टेंजेंट 45 के हिसाब से। तो ये मेन रीज़न था भैया इसका, समझ में आया, क्लियर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये भी आसानी है। क्या है कि भाई हमारे पास जो फंक्शन है वो है y बराबर एक्स की घात एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस में x माइनस 3 की घात एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें डेरिवेटिव ज्ञात करना है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है बेटा, कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपके आंसर चर की घात चर लिखा हुआ है तो हम इसको ई log वाले तरीके से लिख लेते हैं। तो ई log एक्स की घात एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस में ई log एक्स माइनस 3 की घात एक्स स्क्वायर, समझे। तो इसको मैंने कुछ ऐसा लिख लिया बेटा। अब इसको और सोल्व करते हैं। तो y बराबर log समथिंग की पावर को आगे फेंकता है तो इसे लिखता है ई एक्स स्क्वायर माइनस 3 गुणा में log x प्लस में ई एक्स स्क्वायर गुणा में log x माइनस 3। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर समथिंग गुणा में ये जो समथिंग है इसका वापस से डेरिवेटिव। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो ये एक ये, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा सेम प्लस में पहले वाला सेम और दूसरे वाले का डेरिवेटिव, ये हो गया, समझे। अच्छा जी, सेम चीज के साथ करो, e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव e की पावर समथिंग, ठीक है। अभी समथिंग का वापस डेरिवेटिव तो पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा सेम प्लस में पहले वाला सेम और दूसरे वाले का डेरिवेटिव जो क्या आएगा ये, ठीक है। समझ में आ गई, क्लियर यहाँ तक, बस हो गया आपका सोल्व। बस इसको मॉडिफाई कर लो थोड़ा सा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, ये कहाँ से आया आप कहेंगे सर ये सेम चीज़ है, या इसको मॉडिफाई करने पर या इसको मॉडिफाई करने पर। कहने का मतलब कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 2x log x प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटे में x प्लस में ये कहाँ से आया आप कहेंगे सर यहाँ से, और ये इसको मॉडिफाई करने पे ये इसको मॉडिफाई करने पे। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ, x माइनस 3 की घात एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2x log x माइनस 3 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस 3। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है बेटा, ठीक है, और मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है बेटा, समझ में आया। तो इस तरीके से हमने डेरिवेटिव याद कर लिया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है कि y बराबर है इसके और x बराबर है इसके, t जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई टू के बीच की कोई वैल्यू है ना, यानी कि t हमारा क्या है, t हमारा एक वेरिएबल है, क्योंकि कोई फिक्स चीज़ नहीं है ना, जो चीज़ फिक्स नहीं है वो हमारा एक वेरिएबल है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो t यहाँ पे एक वेरिएबल है बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स याद करना है, कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो y जो है वो भी t के टर्म में लिखा हुआ है, x जो है वो भी t के टर्म में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, तो डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी मिल जाएगा। इन दोनों को भाग कर देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स अपने आप मिल जाना है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है y बराबर 12 इंटू 1 माइनस कोस टी। तो t के सापेक्ष अगर मैं अवकलन करूंगा तो ये हो जाएगा 12 को बाहर निकाल लिया, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कोस समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन समथिंग, और समथिंग का अगर मैं t के सापेक्ष अवकलन करूंगा, t का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 आना है, उसको लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो डी वाई अपॉन डी टी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा जी हमारे पास 12 साइन टी, ठीक है। अच्छा, x बराबर दे रखा है 10 इंटू टी माइनस साइन टी, ठीक है। तो अगर मैं दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाना है यहाँ पे किसके बराबर, 10 को बाहर निकाल लिया, t का अवकलन करेंगे तो 1 माइनस साइन टी का अवकलन होगा कोस टी,
ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो डी एक्स अपॉन डी टी हमारा ये आ गया। अब मुझे निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए हम डी वाई अपॉन डी टी को डिवाइड कर देंगे डी एक्स अपॉन डी टी से। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, ये है, लिख दो। और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, ये है, इसको भी लिख दो। ठीक है, ये काट दो, 2×5 = 10, 2×6 = 12। तो हमारे पास आ गया आंसर, आ गया 6 sin t अपॉन में 1 माइनस कोस टी। 1 माइनस कोस टी को कुछ लिख सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे कि सर कोस टी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है जी 1 - 2 sin²t/2। एक ये फॉर्मूला होता है ना। अगर मैं 1 को इस तरफ ले आऊँ, या फिर एक काम करो कोस टी को इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा 2 sin²t/2 बराबर 1 माइनस कोस टी। कहने का मतलब कि 1 माइनस कोस टी को मैं ये ले सकता हूँ। ठीक है, और साइन टी को क्या लिख सकते हैं? साइन टी को तो आपको पता ही है, साइन टी को लिख सकते हैं 2 sin²t/2। नहीं, साइन 2t का फॉर्मूला कहता है 2 sin t cos t। हाँ, तो साइन टी को क्या, साइन टी को क्या लिख सकते हैं? 2 sin t/2 cos t/2। समझ रहे हैं? थोड़ा सा ऊपर दिखाता हूँ आपको मैं। साइन टी को तो मैंने ऐसा लिख दिया 2 sin t/2 cos t/2, फॉर्मूला होता है ना साइन 2t का। साइन 2t का क्या फॉर्मूला है? 2 sin t cos t। तो उसी हिसाब से साइन टी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin t/2 cos t/2। ठीक है, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं? अभी अभी हम देखा 2 sin²t/2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, है ना। sin t/2 यहाँ पे, sin t/2 यहाँ पे, एक sin t/2 से एक sin t/2 कट गया। कोस बाय साइन क्या होता है? कोस बाय साइन होता है जी हमारे पास कोट। तो इसका आंसर आ गया 6 cot t/2। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। समझ में आई मेरी बात? यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक होगी बेटा, ये 5 मैं लिखना ही भूल गया। यहाँ पे 5 है ना बेटा, समझ रहे हैं? इसको लिखना मत भूल जाना मेरे जैसे। तो हमारा आंसर आएगा 6/5 cot t/2। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, हमें फंक्शन क्या दे रखा है? साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हमें डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो y बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अपन सिंपल तरीके से करेंगे, जो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है ना, उस तरीके से करेंगे। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर डायरेक्टली तो हो जाएगा dy/dx बराबर साइन इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है 1/(1 माइनस समथिंग का स्क्वायर। और इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1 आएगा, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे भी साइन इनवर्स समथिंग लिखा है, तो उसका डेरिवेटिव 1/(1 माइनस इसका स्क्वायर, समथिंग का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस समथिंग का वापस से डेरिवेटिव, अगर आप इस समथिंग का इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा सर कुछ इस तरीके से, है ना। रूट में जो भी चीज़ लिखी होती है उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट वाली चीज़। अब रूट के अंदर जो लिखा उसका वापस से डेरिवेटिव करते हैं, जो क्या आता है? -2x। ठीक है, सॉल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास dy/dx क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1/(अंडर रूट माइनस से ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि एक्स स्क्वायर। ठीक है, और गुणा में माइनस का x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो dy/dx क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, यहाँ लिखा है √x स्क्वायर। √x स्क्वायर किसके बराबर होता है? मैंने को बताया था कि √x स्क्वायर बराबर होता है मापांक x के। अब अगर x पॉजिटिव हुआ तो मापांक x के लिए हो जाएगी x, और अगर x नेगेटिव हुआ तो मापांक x के लिए क्या हो जाएगी? नेगेटिव x। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि जो x है वो पॉजिटिव है, 0 से 1 के बीच में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर का रूट मापांक x होगा। अब x जो है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा x। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? x। समझे? अगर यहाँ पे x के लिए 0 से 1 ना होकर के -1 से -1 से बड़ी और 0 से छोटी होती, तब x क्या हो जाता? नेगेटिव। और एक्स स्क्वायर का रूट क्या आता? नेगेटिव x आता। फिर समझो, छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान रखना। अच्छा जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? -x लिखा हुआ है ना। सॉरी, ये आ जाएगा 1/x। 1/x हो जाएगा ना बेटा, ये समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है -x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये से ये गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? हमारे पास आंसर आ गया 0।
कैसे शून्य, देखो ये तो माइनस नहीं होगा बेटा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हमने आंसर ज्ञात कर लिया। समझ में आया। यहाँ पे नई चीज़ सीखने को क्या थी कि जो एक्स स्क्वायर का रूट था वो एक्स नहीं होता, वो बेसिकली मापांक एक्स होता है। फिर हम क्वेश्चन में देख के पता करते हैं कि भाई एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं देखा होता तो हम डायरेक्टली एक्स लिख देते हैं। अब क्वेश्चन में देख के पता किया तो हमें वहाँ पे दिख रहा कि भाई एक्स तो पॉजिटिव है तो इसका आंसर क्या आएगा एक्स। तो इसलिए 1/√x² क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। समझ में आई। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो आसान सा ही है। क्या लिखा है कि x की जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच की है और हमें ये इक्वेशन दे रखी है, हमें सिद्ध करना है कि dy/dx इसके बराबर होगा। अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्टली आप इस इक्वेशन को उठा लो, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर लो और dy/dx को अकेला छोड़ करके ऐसा ऐसा दिखाने की कोशिश करो। वैसा भी कर सकते हो लेकिन उससे भी आसान तरीका है। उससे आसान तरीका है वो समझो। तो ये हमें कुछ इस तरीके की इक्वेशन दी हुई है ना, अपने को dy/dx के लिए निकालनी है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं दोनों तरफ डायरेक्टली, लेकिन मैं थोड़ा सा और आसान कर रहा हूँ। ऐसा कर दिया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो और आसान हो जाएगा। तो हो जाएगा x² इंटू 1+y बराबर y² इंटू 1+x। ऐसा हो गया। ओके, अब इनको खोल लो। तो x² प्लस में x² बराबर y² प्लस में y²x। अब इस y² को इस तरफ ले आओ, है ना। x² माइनस y² हो जाएगा, इसको इस तरफ फेंक दो, y²x माइनस x²y हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको x+y इंटू x माइनस वाई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में से सर जी अपन xy कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बच जाएगा हमारे पास y माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों तरफ x माइनस वाई से भाग कर दो, कर सकते हैं x माइनस वाई से भाग, क्योंकि x माइनस वाई जीरो तो है नहीं, है ना। x माइनस वाई कुछ ना कुछ अलग पाएगा, जीरो तो होगा नहीं। तो दोनों तरफ x माइनस वाई से भाग करने पर भाग करिए, तो ये हो जाएगा x+y बराबर माइनस का xy, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब y वाली टर्म को एक तरफ ले जाइए, तो x प्लस एक्स वाई, सॉरी y वाली टर्म को एक तरफ ले आते हैं ना, तो x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का xy माइनस का y। इन दोनों में से माइनस वाई को कॉमन निकाल लो, तो x बराबर हो जाएगा, y को कॉमन निकालो चाहे, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का x माइनस का 1। इसको अपन नीचे ले आते हैं, तो x अपॉन में माइनस का x माइनस का 1 बराबर आ गया y के। अब दोनों तरफ डायरेक्टली लो, आसान हो जाएगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे इसी चीज़ को भैया, ठीक है ना। तो यहाँ पे u/v वाला फॉर्मूला लगेगा, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा सेम, माइनस पहले वाला सेम दूसरे वाले का डेरिवेटिव, अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर बराबर dy/dx। ऊपर वाले को सोल्व करना है इसको थोड़ा सा, जो हो जाएगा माइनस का x माइनस का 1 माइनस 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 प्लस प्लस का x अपॉन में, यहाँ पे अगर मैं इसको दिखूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, बराबर dy/dx। अब हमें पता है कि यार माइनस का जो स्क्वायर होता है वो तो खत्म कर देता है माइनस को। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, इस नीचे वाली चीज़ को लिखना चाहूँ, तो इस नीचे वाली चीज़ को लिख सकता हूँ मैं, ऊपर तो ये खत्म हो गया, नीचे वाली चीज़ को लिख सकता हूँ x+1 का होल स्क्वायर बराबर dy/dx, और यही हमें प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। समझे, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन आसान था, कुछ भी हमने ज़्यादा तिकड़मबाजी करी नहीं। आपको दिखाता हूँ कैसे किया। तो यही प्रूफ करना था ना, हो गया। ये हमें दिया था, हमने इनको अलग अलग कर लिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया क्योंकि रूट दिख रहा था, सोचा भी रूट जाएगा तो स्क्वायर कर दिया, सोल्व किया सोल्व किया सोल्व किया सोल्व किया सोल्व किया और यहाँ तक पहुँच गया। इसका डेरिवेटिव ले लिया, आंसर आ गया, जो प्रूफ करना था वो हो गया प्रूफ। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता बेटा, इसलिए मैंने इस तरीके से करवा दिया। क्लियर, आप डायरेक्टली करके देख सकते हैं, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंथी पड़ेगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। वाला क्वेश्चन देखो, क्या है कि सी कोई अंक है ना, और मैं वापस से बोल देता हूँ आपको, इस चैप्टर में या फिर क्लास 12th में कहीं पर भी तुम्हें ए बी सी दिख जाए, तो वो सारे ए बी सी डी ई दिख जाए, वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, अंक होते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म होती हैं। ये चीज़ अपने दिमाग में ढाल लो, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ठीक है ना। जैसे सी लिखा है यहाँ पे, तो सी कॉन्स्टेंट टर्म है, सीधी सी बात ही है, ठीक है। तो क्या रखा है कि ये इक्वेशन है, हमें सिद्ध करना है कि इसकी जो वैल्यू होगी उसमें ए और बी नहीं होगा, ठीक है।
है ना। अब कैसे करेंगे, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बेसिकली, तो उसके लिए हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ये इस इक्वेशन के माध्यम से निकालते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, तो डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव लेना, पावर डाउन वन लेस, और इस अंदर वाले का वापस से डेरिवेटिव लेंगे तो वो वन आएगा। इसका डेरिवेटिव लेना, पावर डाउन वन लेस, और इस अंदर वाले का वापस से डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। और ये तो एक अंक है ही, इसका डेरिवेटिव शून्य हो गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस 2a प्लस में 2y माइनस 2b, है ना। अच्छा, डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों के साथ है, ये चीज़ ध्यान रखना, है ना। तो एक काम करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, बराबर शून्य। तो यहाँ से अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये इस तरफ आ जाएगा, यानी कि a माइनस एक्स अपॉन में y माइनस बी, ये आ जाएगा बेटा। 2 से 2 मैंने काट दिया बेसिकली। क्या मतलब कि डी वाई अपॉन डी एक्स ही आ गया। अब मुझे निकालनी है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका वापस से अवकलन कर लो दोनों तरफ। ठीक है, अब जब आप अवकलन करें ना, ये लाइन लिख देना, यहाँ पे मैंने लिखी नहीं थी, यहाँ पे आप लिख देना ये चीज़। तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसका डेरिवेटिव लेना, ऊपर वाले का डेरिवेटिव जो कि होगा -1, है ना, नीचे वाला सेम, माइनस ऊपर वाला सेम, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी, अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ओके। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू डाल देते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की अगर मैं वैल्यू डालूंगा, उसको सोल्व करूँगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये, इसको उठा करके यहाँ पे लिख दो, उसको सोल्व करो, तो ये बेसिकली कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स अपॉन में वाई माइनस बी गुणा में, ये जो है ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, तो कुछ ऐसा ऐसा आपको दिखाई देगा। जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, समझ रहे हैं। कहने का मतलब कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू तुम यहाँ पे ढालोगे, ढालने के बाद जब तुम उसको सोल्व करोगे ना, इसको सोल्व करो तो कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है। इन दोनों वैल्यू को जो क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है ना, उसके अंदर पुट कर दो। हमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि भैया हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसके अंदर पुट कर देते हैं। पुट करना 1 प्लस में, यहाँ पे लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, ये इसका स्क्वायर करना है यहाँ पे, समझ रहे हैं। ठीक है, और इसकी पावर करनी है फिर 3/2 डिवाइड बाय डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसके वैल्यू कितनी आई, क्या आई है आपके यहाँ से, इसके वैल्यू क्या आई है, इसको यहाँ पे लिख दो भाई ठाके। समझ में आई मेरी बात। कुछ ऐसा हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको खोल लो, इसको ऊपर वाले को खोल लो, तो जब तुम ऊपर वाले को खोलोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब नीचे वाली चीज़ ऊपर जाके उल्टी हो जाएगी, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ। समझे, कुछ ऐसा ऐसा हो गया। अब पावर 3/2 जो है वो इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो दोनों के ऊपर अलग अलग करके लगा देते हैं। तो अगर मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, और ये जो पावर है इसके ऊपर लगानी पड़ेगी। तो जब मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो यहाँ पे 2 लिखा है, और 2 के ऊपर 3/2 लिखा होगा, तो 2 से 2 कट के ये बेसिकली 3 बन जाएगा। समझ रहे हो, वापस समझो मैंने क्या किया। मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देगा, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब वाई माइनस बी का होल क्यूब यहाँ पे, वाई माइनस बी का होल क्यूब क्या यहाँ पे, तो कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखी है, यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखी है, अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो बस फ़र्क ये है कि इसकी पावर तो 1.5 है और इसकी पावर 1 है। जब दोनों दो चीज़ सेम और बटे में हो तो होता क्या है कि पावर घट जाती है, तो 1.5 में से 1 घटाना आधा, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इसकी पावर आधी, है ना। ये हमारे पास फाइनली बच गया। बटे में माइनस भी है तो उसको भी तुम यहाँ पे लगाना पड़ेगा, बटे में लगाओ या ऊपर लगाओ कुछ फर्क पड़ता नहीं माइनस का, ये मैंने बताई थी बात। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, इसकी जो वैल्यू थी क्वेश्चन में क्या लिखा था कि इसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली सी स्क्वायर के बराबर है, ए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, सी स्क्वायर के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर,
तो ये कुछ ऐसा हो गया, है ना। यहाँ से 2 से 2 कट के हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का सी। और क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि सी जो है वो बेसिकली एक अंक है जो कि 0 से बड़ा है, और हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी कि जो इसकी वैल्यू आएगी ना, इसका जो आंसर आएगा उसमें ए और बी नहीं होगा, ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हमने इसकी वैल्यू निकाली, जो क्वेश्चन में क्या लिखा था कि भाई इसकी वैल्यू निकालो, जब हमने इसकी वैल्यू निकाली तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, ए और बी से स्वतंत्र एक राशि आई। समझ रहे हैं आप। यहाँ पे क्या देना कि यहाँ हम उत्तर में ए और बी से स्वतंत्र ए और बी से स्वतंत्र स्थिर राशि है। यही तो आया हमारा आंसर। हमारे आंसर में ए और बी दिख रहा है तुमको, नहीं ना, और यही हम चाहते थे, बस हो गया। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था लेकिन ऐसा ही है बेटा। हमें ये प्रूफ करना था बेसिकली कि इसकी जो वैल्यू है उसमें ए और बी नहीं आएगा, और वही चीज़ हमने देखी जब हमने इसकी वैल्यू निकाली तो वहाँ पे ए और बी नहीं था बेटा, बस आंसर आ गया हमारा। इस तरीके से सॉल्व करना था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।